गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो इससे जो पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट रेशो एनालिसिस चैप्टर की सारी रेशोज करवा दी। देखो 4 टाइप की रेशोज होती है हमारे पास नॉर्मली। कौन सी लिक्विडिटी रेशो, जिसकी मैंने 2 वीडियोस आपको बनाकर दे दी। उसके बाद हमारे पास कौन सी रेशो आती है, उसके बाद हम आती है हमारे पास टर्नओवर रेशो, उसकी भी मैंने आपको वीडियोस बना दी हैं। उसके बाद हमारे पास और कौन सी रेशियोज आती हैं, देखो सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी रेशियोज की भी मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं। और फोर्थ लास्ट हमारे पास जो रेशो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर भी हमें कुछ रेशोज को पढ़ना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या होती हैं, क्यों जरूरत है इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, ठीक है ना, वो हम इस वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और जो इससे पहले की जो हमारी ये लिक्विडिटी, टर्नओवर और सॉल्वेंसी रेशियो वाली वीडियोस हैं वो सारी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में और नॉर्मल चैनल में सर्च मारकर भी आप देख सकते हैं और सारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसके साथ मैंने सारे क्वेश्चंस इजी से लेकर मुश्किल तक सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे उन वीडियोस के अंदर। चलो, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कौन सी रेशियोज आती है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारे पास देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो रेशियो है जो ये फाइंड आउट करने में हमारी मदद करती है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है क्या उससे प्रॉफिट हो भी रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है कि जिसमें हमारे सारे नॉर्मली कौन से खर्चे निकल रहे हैं। सारे के सारे खर्चे देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या कंपनी के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस निकल रहे हैं या इनडायरेक्ट भी निकल रहे हैं, या देखो ग्रॉस प्रॉफिट देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचता है तो उसकी रेशो क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है ना। वो सारा कुछ हमें कौन सी रेशो बताएगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और मेन रेशो है, क्योंकि अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो फ्यूचर में वो सरवाइव कैसे करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक इन्वेस्टर को या एक जो व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहा है उसको क्या बताएगा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताएगी कि आप कैसे उस रेशियो से आप देख सकते हो कि कंपनी के फ्यूचर के प्लान क्या है। कंपनी के पास अगर अच्छा खासा प्रॉफिट है तो वो फ्यूचर में ग्रोथ के उसके पास क्या है, चांसेस हैं। लेकिन कोई ऐसी कंपनी जो लगातार लॉस में चल रही है या उसका ग्रॉस प्रॉफिट उतना नहीं है, या नेट ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत कम है, तो क्या ऐसी कंपनी सरवाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, नहीं करोगे। तो इसी के लिए इन चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास कौन सी रेशो होती है, हमारे पास रेशो होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या शो करती है, प्रॉफिट्स और सारे प्रॉफिट्स कंपनी के, कि कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट, देखो होता क्या है, मान लो कंपनी ने 10 लाख की सेल करी, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, उसने 10 लाख की क्या करी है, सेल करी है। और उसके ऊपर उसका खर्चा कितना आया, मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कितना आया था, 8 लाख। तो कंपनी ने मोटा मोटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया, ग्रॉस प्रॉफिट तो अच्छा खासा 2 लाख का प्रॉफिट उसने अर्न कर लिया। तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी 20%। लेकिन जब बात आती है नेट प्रॉफिट की ना, तो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही बचता है। क्यों, क्योंकि 1,90,000 के उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हाई है, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो सारी क्या आ गई, 1% के करीब करीब आई। तो इट मींस ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या है, फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगी, नहीं। क्योंकि इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन्वेस्टर्स को या कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ये बताती है कि कौन सी रेशियो ज्यादा है और कहां पर हमें कम करने की जरूरत है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन कंपनी को अपने इनडायरेक्ट खर्चे कम करने की क्या है, जरूरत है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को प्रॉफिटेबिलिटी में लाने के लिए अपने एम्प्लॉइज, अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को या अपने खर्चे कम करती है, रेंटल जगह लेती है, प्रॉपर्टीज बेचती हैं, ताकि वो किस में आ जाए, प्रॉफिट में आ जाए। तो ये सारा कुछ हमें कौन बताएगा, ये सारा कुछ हमें ये रेशियो से पता चलेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की कितनी रेशो अच्छी है, कौन सी रेशो बुरी है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी रेशो आती है, सबसे पहले हमारे पास रेशो आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100।
उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अच्छा, नेट सेल का मतलब याद रखना है, नेट सेल क्या होती है, नेट सेल इज इक्वल टू सेल माइनस सेल्स रिटर्न। जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी सारे एक्सपेंस को क्या कर लेगी, अपने कवर कर लेगी। चलो, तो एक मिनट। चलो, तो इसके बाद हमारे पास कौन सी रेशो है, इसके बाद हमारे पास रेशो है ऑपरेटिंग रेशो। देखो, ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो कंपनी एक्चुअल में जिस चीज का काम कर रही है, दैट इज देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बोले कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है और उसका फर्नीचर का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? फर्नीचर का। तो फर्नीचर उसकी बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि वो मेन एक्टिविटी जिससे वो क्या कमाती है, प्रॉफिट अर्न करती है, क्योंकि मेन काम तो किसका है, फर्नीचर का है। ऐसे हम बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में देखें तो अगर हम देखें कि बहुत सारी कंपनीज ना, उनका मेन बिजनेस कुछ और होता है, फिर वो साइड साइड उनकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बहुत शुरू कर देती हैं। तो एबीसी लिमिटेड की मेन ऑपरेटिंग इनकम मतलब बिजनेस किस चीज का कर रही है, वो फर्नीचर का कर रही है। लेकिन साथ के साथ इनको कई बार कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेट नहीं करती। लेट्स से अब एबीसी लिमिटेड ने कहीं पर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, तो उससे उनको कुछ रिटर्न्स आ गया, कुछ इंटरेस्ट मिल गया, तो दैट इज देयर कंपनीज इनकम। वो कंपनी की इनकम तो है, लेकिन कौन सी इनकम है वो है कंपनी की नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब मेन बिजनेस से नहीं आई, नॉन ऑपरेशन से आई है। तो ऑपरेटिंग रेशियो में हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो में हमें निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब ऑपरेटिंग रेशियो क्या बताएगी कि इस सेल्स को करने के लिए कंपनी के ऑपरेटिंग खर्चे कितने लगे। कौन से खर्चे? ऑपरेटिंग खर्चे, मतलब वो खर्चे जो एक प्रोडक्ट के बनने से लेकर, फर्नीचर के बनने से लेकर बिकने तक जो सारे खर्चे हुए हैं ना, जो जरूरी थे उस प्रोडक्ट के, उसके बिना वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कितनी कीमत का वो सामान बना, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है हमारे पास, देखो ऑपरेटिंग खर्चे वो खर्चे होते हैं जो उस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। उस बिजनेस को या इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या है, जरूरी है, बनाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल दें कि अगर मान लो वेजिस बात करें, वेजिस जो लेबरर काम कर रहा है फर्नीचर को बनाने के लिए, वो भी क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि उसके बिना फर्नीचर बन ही नहीं सकता। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, लेट्स से हम बोले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको अपनी फर्नीचर को बेचना है ना, तो मार्केट में क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। तो वो जो एडवर्टीजमेंट है वो कौन सा खर्चा है, वो है इनडायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करता। लेकिन बिजनेस अगर उसके बिना एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो क्या फर्नीचर बिक पाएगा, नहीं। तो वो कौन सा एक्सपेंस है, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमें क्या निकालना है, हमें ऑपरेटिंग रेशियो में निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 की भाई फर्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। जो ये सेल 10 लाख की करी है ना, इसको करने में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात नहीं कर रहे हम, ऑपरेटिंग कॉस्ट की बनाने से लेकर बेचने तक कितना खर्चा आ गया इसके ऊपर। चलो, तो जितनी ज्यादा आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी ना, जितनी ज्यादा ये रेशियो कम होगी उतना ही बढ़िया। मतलब एक अगर आपने 10 लाख की सेल करी है और आपकी उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई है, 6 लाख आई, यानी कि 60%, 10 लाख में से 60% तो आपका क्या ही हो गया, खर्चा ही हो गया। तो प्रॉफिट कितना होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 40% प्रॉफिट होगा। और इस 40% के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो, तो ऑपरेटिंग रेशियो जितनी ज्यादा क्या होगी, लोअर होगी, जितनी ज्यादा कम होगी उतनी क्या होगी, बढ़िया होगी। बिकॉज खर्चा चीज को बनाने के ऊपर जितना, तो बहुत बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने का काम करती है। तो उसके लिए वो कई बार क्या करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग
कॉस्ट एनालिसिस करती हैं प्रोडक्ट के अंदर। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज ने कॉस्ट करने के लिए अब क्या कर दिया, कई बार वो प्रोडक्ट में से, जैसे बिस्कुट्स की कंपनी है, अब उन्होंने एक एक दो दो बिस्कुट के पीस को पैकेट में क्या कर दिया, कम, क्योंकि उनको वो 5 रुपए का जो बिस्कुट था ना, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो उन्होंने उसमें क्या कर दिया, क्वांटिटी को ही कम कर दिया, बट रेट चेंज नहीं किया। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग खर्चे मतलब बिजनेस को चलाने के खर्चे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करने के बाद आया हमारे पास। अब ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं, देखो आपने देख लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है ना, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए नहीं, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बिजनेस को चलाना और प्रोडक्ट को बेचना दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में समझते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कहानी क्या होती है हमारे। देखो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास होता है ऑपरेटिंग, देखो नॉर्मली हमारे पास क्या आता है, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास क्या निकल कर आता है, यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे पास क्या निकल कर आता है ओपनिंग से, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो मेनली आपको आपकी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी करके हुआ, ये मोटा मोटा प्रॉफिट होता है। अब इसमें से आप क्या करते हो, इसमें से हम सारे खर्चे अपने क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाकर हमारे पास एक नेट प्रॉफिट निकल कर आता था। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना इसके अंदर कौन से खर्चे माइनस करने हैं आपको। देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो मतलब मोटा मोटा खर्चा, और जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकला है उसमें आपने कौन से खर्चे माइनस किए हैं, वही खर्चे माइनस किए हैं जो उस फर्नीचर को बनाने के लिए क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, बनाने के लिए, नॉट बेचने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने वो सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, मतलब सेल में से सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, जिससे आपका मोटा मोटा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया कि मोटा मोटा आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन से हम खर्चे माइनस करेंगे, तब जाकर हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस को मेनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है, कोई भी फालतू के प्रॉफिट ना है उसके अंदर। लेट्स से तो ग्रॉस प्रॉफिट, मोटा मोटा प्रॉफिट कितना हुआ था आपको, लेट्स से आपको 2 लाख का क्या हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। अब इसमें से आप कौन से खर्चे माइनस कर दोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि वो खर्चे जो बिजनेस को उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी रिक्वायर्ड थे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, डेप्रिसिएशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो गए, वो सारे खर्चे माइनस कर दिए, और वो कितने थे, लेट्स से 50,000। तो ये जो 1,50,000 आया, ये कौन सा प्रॉफिट आया आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप अपने वो सारे ऑपरेटिंग खर्चे जो बिजनेस उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए रिक्वायर्ड थे और जरूरी थे, उसके बिना वो प्रोडक्ट बिकने नहीं वाला, तो उनको माइनस करके जो प्रॉफिट आया दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये में बिजनेस। अच्छा, अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ना हमारे बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जैसे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, यानी कि क्या होगी, आग लग गई थी, या लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, या फायर, आग लग गई थी, चोरी हो गई थी सामान को, या हम और खर्चे बोले कि कई बार चैरिटी का कोई खर्चा देना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे कौन से खर्चे हैं, नॉन ऑपरेटिंग, मतलब इनका उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी ये उस चीज के ऊपर क्या होते हैं, होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर मैं इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी माइनस कर दूंगा, तब मेरे पास जाकर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, की मोटा मोटा आखिर में बचा कितना। तो जो नेट प्रॉफिट मेरे पास निकल कर आता है ना, जो नेट प्रॉफिट मेरे पास निकल कर आता है, वो क्या, कैसे निकल कर आता है, देखो यहां पर होता है हमारे पास क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं, यहां पर कौन सा प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल कर आएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं, तब आपके पास क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। अब होता क्या है, हमारे पास कुछ इनकम्स भी होती हैं, लेट्स से कौन सी वाली, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो मेन बिजनेस से नहीं हुई, उस प्रोडक्ट को बेचने से नहीं हुई। लेट्स से कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो इन्वेस्टमेंट अर्न हो गई, या कोई मशीनरी पड़ी थी,
कंपनी के पास पुरानी कंपनी ने उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे में बेच दिया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये सारी कौन सी इनकम है? तो इनकम, लेकिन कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट में जब आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, देखो यहां तक तो ये नॉर्मल था हमारा कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ठीक है ना, तब आपके पास मोटा मोटा नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो पार्टनर्स या कैपिटल के अंदर, कंपनी की ऑनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। बट हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसकी एक दूसरी अप्रोच भी है। अब दूसरी अप्रोच इसी फॉर्मूले से निकलेगी। देखो नेट प्रॉफिट में अगर मैं इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दूंगा, तब भी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे? देखो नॉन नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोबारा से प्लस कर दी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोबारा से क्या कर दी? माइनस कर दी। तो निकल कर क्या आएगा मेरे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और जितना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उतना ही बढ़िया होगा हमारे लिए। अच्छा, तो एक चीज याद रखनी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके आया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, या हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि जितना भी कंपनी के पास प्रॉफिट होगा उसमें से सारे खर्चे माइनस करके जितना भी बचेगा वो सारा क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है? यूनिवर्सल रेशो है। तो इस चीज को याद रखना, ये बहुत बार हमारे पास पेपर में आती है कि अगर हमारा ऑपरेटिंग रेशो मतलब क्या होता है? कौन सी रेशो? जिसमें ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग खर्चे हमारे 70% थे तो प्रॉफिट कितना होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? 30%। तो हम ये बोल सकते हैं जितने खर्चे हैं, क्योंकि सेल में से खर्चे माइनस करके जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा ना। तो ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100 हम बोल सकते हैं। तो कई बार हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया होता है कि ऑपरेटिंग रेशो जो थी आपकी वो थी 70%। तो व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो? और कुछ भी नहीं दे रखा होता, तो हमें पता है ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100%। तो ऑपरेटिंग रेशो में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस किया, क्योंकि खर्चों में से अगर टोटल इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे तभी हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आएगा। अच्छा, उसके बाद नेट प्रॉफिट आपको सबको पता है। नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे माइनस करके अपॉन नेट सेल इनटू 100, जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या होता है भाई? जितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है, जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखी है, उससे कंपनी को रिटर्न कितनी मिल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब सारे खर्चों से पहले अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, मतलब कितना पैसा बिजनेस के अंदर कंपनी ने लगा रखा है और उससे कंपनी की रिटर्न कितनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये क्या शो करती है? एफिशिएंसी शो करती है। जितनी ज्यादा होगा रिटर्न उतना ज्यादा ये क्या होगा? कंपनी के लिए अच्छा होगा। और हम इसको अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कंपनी ने 20 लाख रुपया लगा रखा है बिजनेस के अंदर और कंपनी को 2 लाख रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कौन से वाला? सब कुछ टैक्स खर्चों से पहले। तो इट मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी का? 10%। ठीक है ना। तो देखो कंपनी इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कहां पर यूज करती है। तो मान लो कंपनी क्या बोलती है कि भाई ये 20 लाख रुपया अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से हमें मोटा मोटा 10% आ रहा है। तो लेट से 5-6% खर्चे थे, तो 4 या 5% कंपनी को नेटली बच रहा है। लेकिन अगर कंपनी इस 20 लाख को बिजनेस ना करती और बैंक में रख देती, तब 6% एफडी रेट के हिसाब से भी कंपनी को मिल जाता। तो अब कौन सी रिटर्न ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, और अगर बिजनेस कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सारा कुछ हमें कौन सी रेशो बताएगी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो जितनी ये ज्यादा होगी रिटर्न उतना ही अच्छा, क्योंकि देखो अगर आपको ये कम होगी 5-6-7%, फिर तो बिजनेस करके फायदा क्या? कंपनी क्यों अपना पैसा लगाए और क्यों लोगों से बाहर लोन ले? इससे अच्छा सारा पैसा बैंक में जमा करवा दे और उससे इंटरेस्ट लेती रहे। तो मिनिमम इंटरेस्ट के अलावा अगर एक्स्ट्रा कमा रही है तभी फायदा ना। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें यही बताता है कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, अब कंपनी की एफिशिएंसी है भी या नहीं है। चलो, तो ये तो थी हमारे पास 5 रेशियोज। अब हम देखेंगे बेसिकली इनके कौन से क्वेश्चन हमको करने और कैसे कैसे करने हैं। चलो, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको अंडरस्टैंड रखने हैं।
क्वेश्चन को करते समय कि नेट सेल इज इक्वल टू, देखो नेट सेल की बात कर रहा हूं मैं, तो नेट सेल कैसे निकलती है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके। अच्छा, ऑपरेटिंग खर्चे कौन से आते हैं, ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब वो सारे खर्चे जो आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या थे, जरूरी थे। उस प्रोडक्ट जो आप मेन काम कर रहे हो ना, उससे कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं, उसके बिना वो काम नहीं चल पाता। अब हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस थोड़े ना डायरेक्ट होते हैं। देखो सोच के देखो, डेप्रीसिएशन मतलब क्या है, जब आप किसी मशीन को यूज कर रहे हो तभी उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग रही है। तो मशीन को यूज कर रहे हो, मशीन को यूज किए बिना तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता था। तो ये भी हमारे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हाँ, लेकिन कौन सा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। कौन से, इनडायरेक्ट। और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे क्या हो गए, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑन स्टॉक ऑफ फायर हो गया, मशीनरी को हमने सेल कर दिया प्रॉफिट पे या लॉस पे, ठीक है ना। ये सारे कौन से, बिजनेस से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट हुआ अगर आपने कोई फिक्स एसेट को बेचा, तो ये सारे कौन से हो गए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। चलो, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो देखो सेल हमें दे रखी है, हमें क्या ग्रॉस प्रॉफिट दे रखे है नहीं, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट शायद निकालना पड़ेगा। तो देखो सेल्स दे रखी है आपको कितनी, 5 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखी है आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें सेल दे रखी है, तो अगर सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तब भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है। तो ये अपने आप आपको समझना पड़ेगा। तो देखो अब आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि हमें पता है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था आपके पास, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 2 लाख, परचेजेस कितनी है 4 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं 1 लाख के, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4 लाख का। तो टोटल आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितना हो गया, 2 + 4 6 7 7 लाख माइनस 4 लाख, यानी कितना आ गया, 3 लाख आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब सेल कितनी थी 5 लाख, कॉस्ट कितनी थी 3 लाख, तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। तो क्या रेशो होगी हमारे पास, व्हाट इज द रेशो, रेशो विल बी 40%। चलो तो अगला देखते हैं, आगे में क्या दे दिया है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। देखो निकालना तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखो नेट सेल्स हमें पता चल जाएगी, कैश प्लस क्रेडिट सेल क्या होता है, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितनी आ गई हमारे पास 14 लाख। अच्छा, सेल्स रिटर्न भी दे रखे हैं 1 लाख, तो हमें 14 लाख में से 1 लाख क्या करना पड़ेगा, माइनस, बिकॉज नेट सेल चाहिए हमें, तो इट विल बी 13 लाख। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 13 लाख इंटू 100। अब मेरे को क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक कितना 1 लाख, परचेज कितनी है 6 लाख, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें इकट्ठा नहीं दे रखा, अलग अलग खर्चे दे दिए। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारा क्या होता है, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है। कैरेज इनवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड क्या होता है, इनवर्ड का मतलब क्या होता है, कैरेज मतलब क्या होता है, जब हम सामान को क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और उसको उस ट्रांसपोर्ट से अपने दुकान तक सामान को लेकर आना है ना, तो जो भी लेबर को या पर्टिकुलर व्यक्ति को पैसा दिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैरेज। अब कैरेज इनवर्ड मतलब सामान दुकान के अंदर आ रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट, बिकॉज अगर सामान दुकान के अंदर ही नहीं आएगा तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारे कौन से खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चे हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन इट इज अन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्योंकि इसके बिना काम चल जाएगा। एंड व्हाट इज द वेजेस, वेजेस विल बी डायरेक्ट, क्योंकि लेबर को पैसा जो देना होता है वो डायरेक्टली एक्सपेंस होता है हमारे। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख, तो ये कितना हो गया 7 लाख, 8 लाख माइनस 2 लाख, ये कितना आ गया हमारे पास आंसर 6 लाख। तो कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 6 लाख। अब हम बात करें सेल कितनी थी हमारे पास 13 लाख, तो 13 लाख माइनस 6 लाख कितना आ गया 7 लाख। तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख। तो अप्रोक्सीमेटली 53% के करीब करीब हमारे पास क्या होगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
चलो तो अगला देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, फाइंड नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस क्या कर देने, ऑल एक्सपेंसेस क्या कर देने, माइनस, और अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम होगी ऑपरेटिंग तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो देखो अब हमें क्या दे दिया, सेल्स दे दी, तो सेल्स तो डायरेक्टली दे ही दी हमें, कितनी, 10 लाख। हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, देखो सेल्स कितनी थी आपकी, 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपके पास, 8 लाख। तो व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 2 लाख, बट हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए, तो मान लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 2 लाख। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे कितने थे, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे कितने थे, 10,000। अच्छा, अब ध्यान से देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड होंगे, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने के खर्चे, तो वो बनाने के खर्चे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑलरेडी इंक्लूड होंगे। ठीक है ना, तो हमने उसको इंक्लूड करना है, नहीं करना। और ये क्या है, रेंट, सिंपल रेंट दिया तो हमारा कौन सा खर्चा था, इनडायरेक्ट, तो 20,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें, कितने के, 20,000 की, तो ये भी इनडायरेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये हमें मिला है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इनकम होगी। तो ये कितना हो गया, 2,10,000 माइनस 40,000, तो 1,70,000 विल बी नेट प्रॉफिट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना, नेट सेल्स कितनी थी, 10 लाख, नेट प्रॉफिट कितना आया, 1,70,000 इंटू 100, तो 17% हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो तो अगले क्वेश्चन में देखें, फाइंड नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सेल्स कितनी है हमारे पास, देखो सेल्स है हमारे पास 10 लाख, हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट इंटू 100, यही चाहिए ना। तो देखो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उन्होंने सिंपल दे दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो सेल्स क्यों कितनी है, 10 लाख, सेल कितनी है हमारे पास, 10 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1 लाख, परचेज कितनी है आपके पास, 2 लाख, डायरेक्ट खर्चे भी कितने हैं आपके पास, 2 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख। तो 5 माइनस 1 लाख कितना आ गया, 4 लाख आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, 6 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट में कौन से खर्चे माइनस कर देंगे, सारे खर्चे माइनस करेंगे, चाहे वो बिजनेस से रिलेट करते हैं चाहे वो बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं। तो सारे खर्चे में क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहे जो सा मर्जी खर्चा है, हमें तो नेट प्रॉफिट निकालना है ना। तो नेट प्रॉफिट के लिए तो आपको सारे खर्चे माइनस, और जो सारी एक्स्ट्रा इनकम होंगी वो क्या करनी पड़ेंगी, आपको प्लस करनी पड़ेंगी। तो सारे खर्चे माइनस 40,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी, तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट विल बी 5,80,000। So what is the ratio? 5,80,000 upon 10 lakh into 100, तो 58% is your net profit ratio। ध्यान में रखना है, चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है चाहे कोई भी खर्चा है, वो सारा का सारा माइनस होगा, तब जाके नेट प्रॉफिट निकलेगा। हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या है हमारे पास कि शो द इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी थी, 25%। ठीक है ना, अब हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो अब उन्होंने बोला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सामान परचेज किया, सामान परचेज किया तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, देखो परचेज बढ़ जाएगी, और परचेज बढ़ेगी तो क्या हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ेगी, नहीं, परचेज बढ़ेगी तो हम क्लोजिंग स्टॉक को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब और सामान बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही रहेगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि सामान बढ़ गया, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने ज्यादा सामान बेचा है, नहीं, उन्होंने सिंपल बोला कि आपकी परचेज बढ़ गई। तो ठीक है, हम अपनी परचेजेस भी बढ़ा देंगे और हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका मेनली कोई सेल इस पे इंपैक्ट आएगा नहीं, तो इसका कोई भी रेशो के ऊपर इंपैक्ट नहीं आया। परचेज रिटर्न मतलब परचेजेस कम होगी, तो परचेजेस कम होगी, मान लो देखो 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, 5 लाख की परचेजेस थी, और 1 लाख का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, 6 लाख।
देखो अब ध्यान से देखना है क्या हमारे कॉस्ट, क्योंकि अगर हमारे कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा तभी प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या बोला, परचेज रिटर्न कर दी, सामान वापस कर दिया, लेट्स से 1 लाख का सामान वापस कर दिया, कितना रह गया 4 लाख। तो सामान ज्यादा तो नहीं बेचा ना, सामान की कीमत, सामान तो सिर्फ 6 लाख का ही बेचा है हमने। तो अब 1 लाख यहां से कम हो गया, तो 1 लाख में यहां से भी क्या कर दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक से भी क्या कर दूंगा कम, कि भाई मेरे पास कोई स्टॉक बचा ही नहीं। तो ध्यान से देखो, मेरे पास क्या आया 2 लाख ओपनिंग स्टॉक, 4 लाख क्या था परचेजेस, माइनस 0, तो आंसर फिर भी कितना आएगा 6 लाख आएगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम परचेज में से कम करेंगे। देखो अगर आप सामान खरीद रहे हो तो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, सिर्फ सामान वापस किया आपने, तो 1 लाख का जो आपका सामान था वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख ही रखते, तो आप नॉर्मल सोच के देखो, आप क्या कर रहे हो कि आपने आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रह गया, 5 लाख रह गया। मतलब क्या आपने 5 लाख की कीमत का सामान बेचा, नहीं, उन्होंने सामान नहीं रिटर्न आया, हमारे पास कोई सेल्स रिटर्न नहीं हुई, या हमने कोई कॉस्ट कम नहीं कर दी, ठीक है ना। ऐसे ही स्टॉक था 20,000 का, विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, मतलब 20,000 का सामान था पर्सनल यूज के लिए, विड्रॉ कर लिया, तो परचेज बेसिकली क्या होगी, 20,000 से कम होगी, और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा, 20,000 से कम हो जाएगा। अब सोच के देखें कि अगर हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो 20,000 सामान परचेज से कम हो गया, और मतलब जितना हमारे पास दुकान में पड़ा था 20,000 से उसको और कम कर देंगे। अच्छा ये बिका नहीं है, ये सिर्फ साइड पे चला गया। अच्छा अगला क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो इन तीनों से कोई रेशियो पे कोई चेंज आया नहीं, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 20,000 टू 50,000, मतलब जो हमारे डायरेक्ट खर्चे थे ना वो 20,000 से 50,000 बढ़ गए। यानी कि पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे 20,000 के, यानी कि ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख, परचेजेस थी लेट से 4 लाख, और डायरेक्ट खर्चे थे कितने के 20,000 के, और क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल कर आता था 6 लाख 20 माइनस 5 लाख 20,000। लेकिन अगर खर्चे बढ़ गए और खर्चा 30,000 का बढ़ा दिया, तो देखो स्टॉक तो नहीं बढ़ा सकते हम, ना परचेज बढ़ा सकते, क्योंकि स्टॉक नहीं बढ़ा, खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कॉस्ट भी हमें क्या होगी, उसकी ज्यादा पड़ेगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर अब कॉस्ट भी क्या बढ़ने लगी ज्यादा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो गई, कम हो जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी डिक्रीज। तो इस चीज को ध्यान से देखना, किसका इंपैक्ट पड़ेगा। देखो सामान खरीदा बेचा उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सामान परचेज करोगे ना तो उतना ही क्लोजिंग स्टॉक में भी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि जो सामान आपने खरीदा है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई मतलब बेचा नहीं है, सिर्फ खरीदा है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर खर्चे बढ़ गए ना तब उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक रेशो, जिसके अंदर आज हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो उनको कवर करेंगे। थैंक यू।